नमस्कार, मैं विपिन पालीवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास, आपकी अपनी कक्षा इंग्लिश सूत्रा में। कैसे हैं आप लोग? और देखिए, हम अपने प्रॉमिस के अनुसार, हम अपने कहे अनुसार हम अपनी सीरीज़ को लगातार कंटिन्यू किए हुए हैं। जैसा हम लोगों ने आपको कहा था कि आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू मिलेगी और कंटिन्यू आप लोग अपनी स्टडी से, अपने अध्ययन से अनवरत रूप से जुड़े रहिए। और देखिए, दूसरी बात ये है कि आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर है और हम लोगों ने आपको बताया था कि भी हमारा जो है अल्टरनेट 3 डेज़ हम आपको हिस्ट्री, जो आपका जो एसएसटी का पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे और उसके बाद अल्टरनेट 3 डेज़ हम ईवीएस लेकर चलेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो है ये हमारा प्रयास आप लोगों को, हमारा एफर्ट आप लोगों को किस प्रकार से फ्रूटफुल है आप लोगों के लिए। और बाकी जो भी सजेशन आपके हों तो दीजिएगा। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपके दिए गए सजेशंस के, आपके दिए गए रिकमेंडेशन के अनुसार चीज़ों को चलाएं। और देखिए, हम अपने आज जिस जो है लेक्चर के साथ या जिस टॉपिक के साथ हैं तो हम आपके सामने आज फिर एक बार फिर से एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ हैं। और चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं फटाफट। और बाकी जैसा भी रहे, आपके मतलब की बातें हैं ये नहीं हैं, वो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। लेकिन हमारा एफर्ट आपको कैसा किस तरह से आपके लिए फ्रूटफुल है वो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए। चलिए हम अपनी क्लास अब शुरू करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए हमारा आज का पहला जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रयाग प्रशस्ति यानी कि प्रशस्ति, प्रयाग इंस्क्रिप्शन के अनुसार समुद्रगुप्त की दिग्विजय का क्या उद्देश्य था। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति, हमने लास्ट लेक्चर में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताया था, जिसको हरिशेन ने, जिसका राइटर था हरिशेन, तो हरिशेन के द्वारा लिखी गई थी प्रयाग प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था? तो समुद्रगुप्त ने पूरे नॉर्थ इंडिया के राजाओं को हराया, अधिकांश को, और यानी कि उसने पूरे उत्तर भारत के राजाओं को हराकर, यानी कि एक तरह से दिग्विजय, यानी कि चारों ओर उसने अपने एम्पायर को स्प्रेड किया, अपने एम्पायर को फैलाया। तो समुद्रगुप्त की विजयों को कहा गया है दिग्विजय। दिग्विजय यानी कि चारों दिशाओं में जो विजय कर ले, विजेता हो। तो कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की दिग्विजय का उद्देश्य क्या था। तो यानी कि उसने जो चारों तरफ से जो चीज़ें, उसने अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए दूसरे जो राजा थे, दूसरे राज्यों के, उन सब पर अटैक किया, उनको हराया। तो इसमें उसका मोटो क्या था? तो आंसर है प्रसवोद्धरण, धरणीबंध, ग्रहण, मोक्षानुग्रहण या कन्योपायन। ठीक, तो प्रसवोद्धरण, धरणीबंध, ग्रहण, मोक्षानुग्रह और सी कन्योपायन। तो देखिए, हमारा प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की दिग्विजय का जो मोटो बताया गया है, वो मोटो बताया गया, इसका आंसर है हमारा बी। इसका उद्देश्य बताया गया धरणीबंध। धरणीबंध मतलब समस्त भूमि को बंधक बनाने वाला। समस्त भूमि को बंधक व्यक्ति कब बनाएगा? तो देखो, हालांकि वैसे तो बना नहीं सकता, भूमि तो बंधक हो नहीं सकती वैसे तो, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक प्रकार से समस्त भूमि को जीतने वाला। तो जीत लिया तो उसके बाद अपने आप में एक तरह से भूमि क्या हो गई? बंद हो गई। धरणी मतलब भूमि। तो समुद्रगुप्त की दिग्विजय का उद्देश्य का जो उद्देश्य था वो था धरणीबंध। धरणी मतलब भूमि को बंधक बनाना। धरणी अर्थ होता है भूमि, धरती, भूमि, भूमि को बंधक बनाना। तो धरणीबंध, बंधक बनाना। तो देखिए, बेसिकली तो भूमि को बंधक नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इसको कहा गया है कि इतिहासकारों ने इसको कहा है, प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया कि समस्त धरणी को धरणीबंध जो है बना देना। तो इसकी प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है समुद्रगुप्त ने समस्त धरती को क्या कर दिया था? धरणीबंध के रूप में अपना लिया था। यानी कि धरणीबंध यानी कि भूमि को बंधक बना लिया था। और भूमि को बंधक आप कब बना सकते हैं? जब आप दूसरे जो राजा हैं, दूसरे जो राज्यों पर हमला करके उनका राज्य वगैरह आप अपने एम्पायर में मर्ज कर लें, तब अपने आप को क्या कह सकते हैं? उसके बाद आप दिग्विजय या सम्राट या इस तरह की चीज़ें कह सकते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि भैया समुद्रगुप्त की विजयों का उद्देश्य था धरणीबंध, और धरणीबंध मतलब एक तरह से भूमि को बंधक बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो देखिए भैया, अगला क्वेश्चन है गुप्त प्रशासन में, यानी कि गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन में, गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन में नगर का, सिटी का चीफ ऑफिसर, नगर का, शहर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो शहर का या नगर का मुख्य अधिकारी गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन में,
यानी कि जो गुप्त डायनेस्टी थी, गुप्ताज डायनेस्टी थी या गुप्त वंश था, उसमें नगर यानी कि नगर मतलब शहर, शहर का मुख्य अधिकारी, मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो शहर का मुख्य अधिकारी कहलाता था ए पुरपाल, बी प्रतिहार, सी कर्णिक और डी अग्रहारिक। तो आंसर है ए पुरपाल, पुरपाल। ठीक, तो पुरपाल क्या होता था? नगर का मुख्य अधिकारी, नगर के मुख्य अधिकारी को कहा जाता था गुप्त डायनेस्टी में, गुप्त वंश के प्रशासन में पुरपाल। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कुछ जो है ये भक्तिकालीन जो संत हुए हैं उनके विषय में दिया गया है। एक तरफ 4 संत दिए गए हैं, नरसिंह मेहता, दूसरी तरफ एक मीरा, चैतन्य महाप्रभु और सूरदास। तो कहा गया इनका संबंध कहाँ से था, मतलब ये किस किस राज्य से, किन किन क्षेत्रों से ये संबंधित थे। तो अब इसके बारे में कहा गया कि भैया इनको क्या कीजिए, इनको सुमेलित कीजिए, इनको मैच कीजिए कि कौन कहाँ से था। तो भैया नरसिंह मेहता राजस्थान दिया गया है, मीरा गुजरात दिया गया है, चैतन्य महाप्रभु बंगाल दिया गया है और सूरदास उत्तर प्रदेश। यानी कि हमको इनको मैच करना है कि कौन कहाँ से है। तो देखो भैया नरसिंह मेहता कहाँ से थे? तो नरसिंह मेहता एक भक्ति संत थे, नरसिंह मेहता। तो भैया नरसिंह मेहता किस राज्य से थे? तो नरसिंह मेहता गुजरात। तो नरसिंह मेहता कहाँ से? गुजरात से। तो पहली बात हो गई नरसिंह मेहता गुजरात। मीराबाई कहाँ से? तो मीराबाई थी भैया राजस्थान। तो मीराबाई राजस्थान, मीराबाई कहाँ की थी? तो भैया राजस्थान। ठीक, तो राजस्थान की भक्ति संत थी। तीसरी बात आती है चैतन्य महाप्रभु। तो भैया चैतन्य महाप्रभु कहाँ के थे? ये थे बंगाल के। तो चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ चैतन्य, इनको चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। तो ये कहाँ से थे? तो ये थे बंगाल से, बंगाल। इसके बाद आता है सूरदास। और सूरदास कहाँ से थे? तो भैया सूरदास की कंडीशन यही है कि सूरदास उत्तर प्रदेश से थे। सूरदास, तो सूरदास कहाँ से? तो सूरदास थे यूपी से, उत्तर प्रदेश से। तो देखिए तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? A2 B1 C3 D4। तो A2 B1 C3 D4। तो हमारा आंसर होगा क्या? तो हमारा आंसर होगा बी। क्लियर? तो नरसिंह मेहता गुजरात, मीराबाई राजस्थान, चैतन्य महाप्रभु बंगाल और सूरदास उत्तर प्रदेश से थे। क्लियर? अब देखिए इनमें थोड़ा सा जान लीजिए। चैतन्य महाप्रभु ये ऐसे संत थे भक्ति आंदोलन के, भक्ति मूवमेंट के, कि इन्होंने ही, चैतन्य महाप्रभु ने ही भारत में भक्ति में गीत संगीत का समावेश किया था। यानी कि हमारे यहाँ जो गीत संगीत जो होता है भक्ति में, ढोल मजीरे जो कीर्तन बजते हैं, वो जो गीत संगीत या ढोलक बजाने का जो सिलसिला या कह दीजिए जो प्रवृत्ति उभरी या जो कह दीजिए जो ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही, यानी कि इन्होंने गीत संगीत के माध्यम से भक्ति को आगे बढ़ाया या गीत संगीत को भक्ति में प्रवेश दिलाया। क्लियर? तो ये कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए अगला क्वेश्चन है कि भैया एक तरफ दिए गए हैं डायनेस्टीज वंश और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनकी राजधानी, यानी कि राज्य कह दीजिए या वंश कह दीजिए, दूसरी तरफ दी गई हैं उनकी राजधानियां, उनकी कैपिटल, कि कौन से राज्य की राजधानी क्या थी। तो भैया एक तरफ दिया गया है शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश, चेदी वंश, सातवाहन और कुषाण, और दूसरी तरफ राजधानियां दी गई हैं कि किस राज्य की राजधानी कौन सी थी या किस डायनेस्टी ने अपनी किस कैपिटल से कमांड की, किस राजधानी से शासन चलाया। तो शुंगों की राजधानी क्या थी? तो भैया शुंगों की राजधानी थी विदिशा। शुंगों की राजधानी थी विदिशा। चेदी की राजधानी थी कलिंग। क्लियर? सातवाहन की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन, और कुषाणों की राजधानी, कुषाण डायनेस्टी की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। ठीक, तो हमारा सीधा सीधा आंसर है 1 2 3 4। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। 1 ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो हमारा आंसर होगा A1 B2 C3 D4।
देखिए आप लोग थोड़ा सा ये देखिए, हमारे क्वेश्चंस का आप स्टैंडर्ड देखिए, क्वेश्चंस का लेवल देखिए, और दूसरी बात है कि आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस जरूर कीजिए, चीज़ों को समझिए कि किस तरह से एग्ज़ाम का ट्रेंड है, किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और बार बार हम लोग बार बार एक बात को रिपीट करते हैं, और आप भी एक क्वेश्चन लगातार बार बार पूछ रहे हैं, वो ये कि जी ये क्या ये सीटेट में काम आएगा, क्या ये यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए। तो मेरे भैया मेरी बहनों, ये आप लोग एक चीज़ बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिए कि ये सुपर टेट में भी आपके लिए जो है बहुत काम का होने जा रहा है, बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए, आपके यूपी टेट में भी आपके लिए है, और इवन जो आपका जो इन फ्यूचर एग्ज़ाम LT ग्रेड का होगा उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ें हैं ये। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो हमारा आंसर होगा A। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सातवाहन नरेश हाल। तो देखिए सातवाहन नरेश यानी कि सातवाहन डायनेस्टी, नरेश का मतलब राजा, सातवाहन राजा हाल के समकालीन गुणाढ़, यानी कि एक राजा हुआ है सातवाहन डायनेस्टी का जिसका नाम था हाल। हाल के समकालीन सेम टाइम पीरियड में एक कवि या कह दीजिए एक जो है एक राइटर हुए हैं जिनका नाम था गुणाढ़। तो गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? एक कवि हुए हैं जिनका नाम था गुणाढ़। तो गुणाढ़ ने किस ग्रंथ की रचना की थी, किस राजा के समय और किस डायनेस्टी के समय? तो डायनेस्टी सी सातवाहन डायनेस्टी का राजा था हाल के सेम टाइम पीरियड में, हाल के ही टाइम पीरियड में गुणाढ़ नाम के एक लेखक कह दीजिए कवि हुए थे, और इन्होंने इनमें से एक ग्रंथ की रचना, एक एपिक जो है वो लिखा था। अब वो एपिक कौन सा है? तो A वृहत कथा, B बुद्धचरित, D C लीलवय और D सतसई। तो देखिए गुणाढ़ ने नरेश सातवाहन किंग हाल के टाइम पीरियड में जिस एपिक को लिखा वो था वृहत कथा। कौन सा? वृहत कथा। तो गुणाढ़ ने लिखा था वृहत कथा, गुणाढ़ द्वारा लिखा गया है वृहत कथा। क्लियर? तो गुणाढ़ ने लिखा है वृहत कथा, और किस उसमें? तो प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत भाषा में। ठीक। और देखिए ये जो सातवाहन राजा था हाल, ये सातवाहन राजा हाल भी एक विद्वान राजा था, मोस्ट इंटेलेक्चुअल किंग ऑफ सातवाहन डायनेस्टीज, दैट वाज हाल। तो हाल ने एक बुक लिखी, हाल ने भी एक ग्रंथ लिखा है, ही रॉट ए एपिक या ही रॉट ए बुक गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती। तो कभी कभी पूछ लेता है कि गाथा सप्तशती किसने लिखी है या किस डायनेस्टी के राजा ने लिखी है? तो गाथा सप्तशती वाज रॉट बाय सातवाहन किंग ऑफ सातवाहन डायनेस्टी हाल। सातवाहन वंश के राजा हाल ने गाथा सप्तशती लिखी है, जबकि गुणाढ़ ने लिखी है एक ग्रंथ, एक एपिक वृहत कथा। क्लियर? वृहत कथा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में निम्न में से किसी एक ने नियमित रूप से रेगुलरली सोने के सिक्के चलाए? यानी कि इन एंशिएंट इंडिया विच वर स्टार्टेड रेगुलरली द गोल्ड कॉइन, इनमें से किसने सोने के सिक्के नियमित रूप से यानी कि कंटिन्यूअसली रेगुलरली प्रारंभिक रूप से चलाए थे? यानी कि किसने इनमें से नियमित रूप से अपने सोने के सिक्के गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए? तो आंसर इज सातवाहन डायनेस्टी, शक डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी और पार्थियंस। तो बात आती है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में गोल्ड कॉइन चलाने वाली इनमें से कौन सी डायनेस्टी थी? तो सोने के सिक्के चलाने किसने चलाए? तो हमारा आंसर है C कुषाणों ने। कुषाणों ने नियमित रूप से, रेगुलरली कुषाणों ने ही भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। क्लियर है? गोल्ड कॉइन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं भैया, कलिंग नरेश खारवेल, यानी कि कलिंग किंग खारवेल। कलिंग जिसको आज हम उड़ीसा कहते हैं, ठीक, उसका पहले नाम क्या था? कलिंग या उत्कल। ठीक। तो कलिंग का राजा, कलिंग नरेश राजा या नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल किस डायनेस्टी से, किस वंश से संबंधित था? यानी कि
इस कलिंग का जो राजा था खारवेल, उसकी डायनेस्टी कौन सी थी, किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था वो? तो आंसर है हमारा ए चेदी, बी कदंब, सी हर्यक और डी कलिंग। तो भैया कलिंग नरेश, तो कलिंग तो हो गया राज्य, कलिंग हो गया राज्य, राजा के नाम के साथ अधिकांशतः उसके राज्य का नाम लगता था, जैसे मगध नरेश, ठीक, अंग नरेश, अवध नरेश, ठीक, तो इस तरह से, ठीक, तो इस तरह से जो राज्य का नाम लगता था, तो राजा के नाम के पहले उसके राज्य का, जिस भूमि पर, जिस एरिया पर, जिस क्षेत्र पर उसका अधिकार होता था, जहां पर वो गवर्न करता था, वहां पर क्षेत्र का नाम चलता था पहले, ठीक। तो ऐसे ही कलिंग या आज जिसे हम उड़ीसा कहते हैं वो क्षेत्र, वहां का राजा खारवेल, तो राजा का नाम था खारवेल। तो खारवेल किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो हमारा आंसर है ए चेदी, चेदी डायनेस्टी का राजा था खारवेल। क्लियर? चेदी नरेश, कलिंग नरेश, खारवेल किस वंश का था? तो वंश जो था वो था खारवेल, सॉरी चेदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया हमारा? अगला क्वेश्चन है चार धातुओं, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के मिक्सचर से, सम्मिश्रण मतलब इन सबको मिलाकर मिक्सचर से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? यानी कि हमारा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और सीसा, इन सबको मिलाकर, इन सबको मिक्स करके जो कॉइन बनता था, उस कॉइन को, उस सिक्के को क्या कहा गया है? ए शतमान, बी निष्क, सी पल और डी कारशापण। तो दैट वाज आंसर वाज कारशापण, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और शीशा, इनको मिलाकर जो कॉइन बनता था वो कहलाता था कारशापण। क्लियर है? कारशापण। तो प्राचीन भारत में चार धातुओं के इन चार मेटल्स को मिलाकर जिस कॉइन को बनाया जाता था वो कॉइन कहलाता था कारशापण। दैट वाज कारशापण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के खंडर। हड़प्पा जो शहर था, हड़प्पा सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा शहर के नाम पर उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल देते हैं, इंडस सिविलाइजेशन बोल देते हैं। क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इंडस रिवर के आसपास के एरिया में, नियर अबाउट एरिया में वो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। और दूसरी बात है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए उसको बोल देते हैं क्योंकि उस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन का सबसे पहले जो शहर या जो नगर, जो टाउन वो लाइमलाइट में आया वो था हड़प्पा। तो इसलिए हड़प्पा इसको सिविलाइजेशन भी या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको बोल देते हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड है कि भैया हड़प्पा के खंडर, हड़प्पा के जो खंडर जो हैं वो किस नदी के तट पर पाए गए हैं या पाए जाते हैं? यानी कि सीधी बात ये है कि जो हड़प्पा था वो किस जो है नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ए रावी, बी झेलम, सी व्यास और डी सतलज। तो आंसर है ए रावी। कौन सी नदी भैया? रावी नदी। क्लियर है? अब बात आती है रावी नदी में कहां? तो हड़प्पा जो है ये वर्तमान में है पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में। कहां पर? रावी नदी के किनारे। क्लियर है? चलिए अब तो केवल खंडर बचे हुए हैं क्योंकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये बहुत प्राचीन सभ्यताओं का ये सेंटर है और अब तो इन शहरों के केवल जो खंडर हैं वही बचे हुए हैं, नष्ट हो चुके हैं सब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? देखिए इंडस सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में एक बहुत बड़ा जो है नहाने का एक स्नानागार या ग्रेट बाथ, ठीक, तो ग्रेट बाथ मिला है, बहुत बड़ा नहाने का एक जो है खंडर मिला है। जैसे पहले समय में बड़े बड़े बाथरूम बनते थे जो नहाने धोने के, तो वो उस तरह का एक ग्रेट बाथरूम मिला है। वो कहाँ मिला है? तो देखिए ए हड़प्पा, बी लोथल, सी चढ़दो और डी मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर है डी मोहनजोदड़ो। तो इस हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा एक स्नानागार मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, जिसमें लोग जो है एक जो है जैसे स्विमिंग पूल होता है
तो जैसे स्विमिंग पूल में पानी भर लेते हैं और उसके बाद उसमें नहाते हैं, तो इसी तरह का एक स्नानागार मिला है जिसमें साइडों में, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और साइडों में रूम बने हुए थे जहां पर लोग अपना जो है क्लॉथ वगैरह अपने चेंज कर सकते थे। तो उस तरह का एक, और बीच में उसमें पानी भरा हुआ होता था, तो उसको कहा गया है स्नानागार या ग्रेट बाथ। और ये जो मिला है ये कहाँ पर, ये मिला है मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा हो, ये सारी की सारी साइट्स कहाँ पर हैं, ये सभी साइट्स वर्तमान के पाकिस्तान में हैं। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन के पोर्ट सिटी, पत्तन नगर मतलब पोर्ट सिटी, इसको हम बोलेंगे पोर्ट सिटी, बंदरगाह शहर कौन सा था। तो भैया इंडस सिविलाइजेशन में पोर्ट सिटी इनमें से कौन सा है, तो कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो आंसर इज लोथल। लोथल वाज ए पोर्ट सिटी। लोथल क्या था, लोथल एक बंदरगाह शहर था और माना जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है पोर्ट के कुछ प्रूफ मिले हैं। यहाँ पर पोर्ट के, जैसे जहाँ पर आकर शिप रुकता है तो शिप के रुकने के इस तरह के यहाँ पर प्रूफ मिले हैं। एक तरह का गोदीबाड़ा, हिंदी में कहते हैं गोदीबाड़ा, हिंदी में कह देते हैं पत्तन या बंदरगाह। तो बंदरगाह या पोर्ट सिटी, इस तरह के एग्जाम्पल, इस तरह के प्रूफ यहाँ मिले हैं कि यहाँ पर शिप आकर रुकते थे और यहाँ से फॉरेन ट्रेड होता था। यानी कि ये पोर्ट सिटी था और यहाँ पर आकर शिप रुकते थे और ये एक तरह का ये फॉरेन ट्रेड का सेंटर था, विदेश व्यापार का केंद्र था। कभी कभी इस बात को पूछ लिया जाता है, इस क्वेश्चन को, कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख या इंडस सिविलाइजेशन का एक मेन फॉरेन ट्रेड सेंटर, तो विदेश व्यापार का एक प्रमुख केंद्र लोथल। दूसरी बात है कि हड़प्पा सभ्यता में एक जो है पोर्ट सिटी कौन सा है, बंदरगाह शहर कौन सा है, बंदरगाह नगर या पत्तन नगर कौन सा था, तो लोथल। अब लोथल कहाँ पर है, तो लोथल वर्तमान में भारत में गुजरात में है। गुजरात, इंडिया। ठीक है भैया। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत के किस राज्य में हड़प्पन जो सिविलाइजेशन का जो साइट है, लोथल साइट, भारत के वर्तमान में किस राज्य में है, तो एट प्रेजेंट लोथल इन गुजरात। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्या है भैया, अगला है इंडस सिविलाइजेशन के घर किससे बनाए जाते थे। यानी कि इंडस सिविलाइजेशन में जो हाउस बनते थे, घर कह दीजिए, या जो बिल्डिंग्स बनती थी, वो किससे बनती थी, उनको बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था, किसका यूज होता था, तो ब्रिक्स का, ईंटों का, स्टोन का, वुड का और डी आपका बैम्बू का। तो सीधी बात है कि इंडस सिविलाइजेशन के जो घर कह दीजिए या जो बिल्डिंग्स जो बनी होती थी, वो बनी होती थी ईंटों की। इंडस सिविलाइजेशन के घर बने होते थे किसके, ईंटों के। इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन जो थी बेसिकली एक क्या थी, बेसिकली एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, एक शहरी सभ्यता थी। दैट वाज नॉट ए रूरल सिविलाइजेशन। याद रखिएगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या कह दीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन ये किस प्रकार की एक सिविलाइजेशन थी। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये एक रूरल सिविलाइजेशन नहीं थी। और जब अर्बन सिविलाइजेशन थी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर जो घर बने हुए मिले हैं वो किसके बने हुए मिले हैं, वो ईंटों से बने हुए मिले हैं। क्लियर। ईंटों के बने हुए घर यहाँ पर मोस्ट ऑफ साइट्स में मिले हैं। कुछ जगह हैं जहाँ पर, कुछ ऐसी साइट हैं जहाँ पर जो ईंटों के बने हुए घर नहीं मिले हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो ज़्यादातर जो घर मिले हैं, हाउसेस वगैरह या और जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो और जो बिल्डिंग्स बनी हैं, वो सब ईंटों से ही बनी हुई हैं ज़्यादातर, या फिर पत्थरों की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे, किस चीज़ में उनका बिलीव था, किस चीज़ में वो ट्रस्ट करते थे। यानी कि एक तरह से उपासना कह दीजिए, वर्शिप कह दीजिए, पूजा पाठ कह दीजिए, वो किस चीज़ में उनका ट्रस्ट था, किस चीज़ में बिलीव था। आत्मा और ब्रह्म में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में और कर्म कांड में। तो देखिए भैया, सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो ट्रस्ट करते थे, जो बिलीव था उनका, वो था अपनी मातृशक्ति में। मातृशक्ति में क्यों? क्योंकि कुछ मातृशक्ति यानी कि उनकी गॉडेस में, गॉडेस यानी कि देवियों में उनकी जो है
विश्वास था और ज़्यादातर यहाँ पर जो प्रूफ मिले हैं वो मातृशक्ति के, यानी कि कुछ ऐसी मूर्तियां यहाँ पर मिली हैं जो मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। प्रमाण है, प्रूफ है, प्रमाण इस चीज के साक्ष्य जो मिले हैं वो किस बात के मिले हैं? वो मिले हैं कि भी मातृशक्ति की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। कहां पर? इस इंडस सिविलाइजेशन में। और एक मूर्ति ऐसी है कि जिस मूर्ति के पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, यानी कि एक मूर्ति ऐसी बनी हुई है जिसके पेट से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो हिस्टोरियंस ने ये माना है कि ज़्यादातर जो मूर्तियां मिली हैं वो गॉडेस की मिली हैं, देवियों की मिली हैं, और उसमें भी मातृ देवी को ये लोग क्या माना गया कि मातृ देवी को, यानी एक तरह से फर्टिलिटी की गॉडेस इनको माना गया है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि उर्वरक की देवी, या आप तो कह दीजिए कि जो है उर्वरता की देवी, ठीक। तो इनको या प्रजनन की देवी इनको माना गया है। क्लियर? तो ये इसमें विश्वास करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? यानी कि मांडा सिटी या मांडा टाउन सिचुएटेड ऑन विच रिवर? इनमें से किस नदी पर मांडा भी बेसिकली एक सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन का ही एक साइट थी। और ये मांडा जो है किस नदी पर स्थित था? तो सिंधु, सतलज, चेनाब रिवर और झेलम। तो मांडा नगर जो था, हमारा आंसर है सी, मांडा सिचुएटेड ऑन चेनाब रिवर। ठीक, मांडा सिचुएटेड ऑन चेनाब रिवर। अब देखिए मांडा क्या है? बेसिकली मांडा जो है मोस्ट नॉर्दर्न साइट ऑफ हड़प्पन या इंडस सिविलाइजेशन। तो मांडा बेसिकली, तो मांडा वाज दी मोस्ट नॉर्दर्न साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है कि मोस्ट नॉर्दर्न साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट वाज मांडा एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर चेनाब। किस नदी पर बसा हुआ है? चेनाब नदी पर। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान था मांडा और चेनाब नदी पर। और ये है कहां पर? तो ये है J&K में। J&K में कहां? जम्मू के पास, J&K में। और दूसरी बात यह है कि ये चेनाब नदी पर है और इसी चेनाब नदी पर बसा हुआ है जम्मू कश्मीर का जम्मू सिटी। तो जम्मू सिटी इज सिचुएटेड ऑन चेनाब। तो जम्मू सिटी किस पर बसा हुआ है? तो भैया जम्मू सिटी जो है वो चेनाब नदी पर बसा हुआ है। ठीक है भैया, जम्मू जो शहर है वो चेनाब पर बसा हुआ है और श्रीनगर जो है वो झेलम पर बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम पर और जम्मू चेनाब पर। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। और ये जो मांडा है, मांडा हमारी इंडस सिविलाइजेशन का मोस्ट नॉर्दर्न साइट है, सबसे उत्तरी स्थान। ठीक, और सबसे दक्षिणी स्थान है दायमाबाद। क्लियर? सबसे पश्चिमी स्थान, सबसे मोस्ट वेस्टर्न साइट है सुतकांगेडोर और मोस्ट ईस्टर्न साइट है मेरठ में आलमगीरपुर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल, मेन क्रॉप ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल, मेन क्रॉप क्या थी? तो गेहूं और जौ, चावल और गेहूं और डी चावल। तो हमारा आंसर है गेहूं और जौ, वीट और बार्ले। गेहूं और जौ किसकी थी मुख्य फसल? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल जो थी, आप ध्यान रखिएगा, ये गेहूं और जौ थी। क्लियर? आप में से शायद किसी बच्चे ने कमेंट किया था, किसी स्टूडेंट ने, कि सर मेरी बुक में तो लिखा हुआ है चावल।
तो भैया चावल और जौ ये मुख्य फसल नहीं थी। पहली बार गेहूं और जौ ही सिंधु घाटी के लोगों ने यूज किया था और यही जो है इनकी मुख्य फसल, इनकी मेन क्रॉप भी यही थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? हु वाज द फर्स्ट फॉलोवर ऑफ महावीर स्वामी? महावीर स्वामी के पहले जो अनुयायी या पहले जो शिष्य थे वो कौन बने, यानी कि फर्स्ट प्यूपिल। तो फर्स्ट प्यूपिल, हु वाज द फर्स्ट प्यूपिल ऑफ महावीर स्वामी? तो महावीर स्वामी के पहले या प्रथम अनुयायी, तो प्रथम अनुयायी कौन बने, यानी कि किसने इनको फॉलो किया? ए इनका पुत्र, इनका दामाद, सी पिता और डी भाई। तो इनका महावीर स्वामी का पहला स्टूडेंट, पहला प्यूपिल, पहला शिष्य या पहला अनुयायी, फर्स्ट फॉलोवर बना इनका दामाद, ठीक। और इनके दामाद का नाम था जामाली, नाम था जामाली। जामाली वाज द फर्स्ट फॉलोवर ऑफ महावीर स्वामी, ठीक। और ये क्या था इनका? ये था इनका सन इन लॉ, यानी कि दामाद था, ठीक। इनकी पुत्री, इनकी बेटी थी प्रियदर्शना या अणुजा, तो अणुजा या प्रियदर्शना का पति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया हमारा? बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश को बुद्ध द्वारा अनुमति दी गई थी, यानी कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश को महात्मा बुद्ध ने अनुमति, जो परमिशन दी थी, वो इनमें से किस जगह पर पहली बार महात्मा बुद्ध ने जो है स्त्रियों को बौद्ध संघ में, जो बौद्ध मठ होता था या बौद्ध विहार होता था, उसमें प्रवेश की अनुमति, प्रवेश की एनओसी कह दीजिए या परमिशन कह दीजिए, दी थी? वो कब दी थी, कहाँ पर, इनमें से किस स्थान पर? तो पहली बात सुन लीजिए जरा, वो बात ये है कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ जो बनाए थे, जो बौद्ध मठ बनाए थे, उन बौद्ध मठों में, उन बौद्ध संघों में महिलाओं का प्रवेश निषेध था, प्रोहिबिटेड, यानी कि प्रतिबंधित था। बौद्ध संघ में या बौद्ध मठ में महिलाओं का प्रवेश नहीं हो सकता था, उनको अनुमति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा था, इस बात को उनको अनुमान था कि महिलाओं के प्रवेश करने के साथ ही बौद्ध मठ की जो है कुछ बौद्ध मठ में या बौद्ध विहार में या बौद्ध संघों में जो नियम, जो कानून हैं, जो प्रावधान हैं, उनके टूटने की संभावना हो सकती है या व्यभिचार वगैरह फैलने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध मठ में प्रवेश की अनुमति, बौद्ध विहार में, बौद्ध संघ में एंट्री की परमिशन नहीं दी थी। लेकिन आगे चलकर अपने एक शिष्य आनंद के बहुत जोर करने पर, आनंद के बहुत ज़्यादा रिकमेंड करने पर, आनंद के बहुत ज़्यादा कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध मठ में या बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति, एंट्री करने की परमिशन दे दी थी, यानी कि उन्होंने अपनी एनओसी दे दी। अब बात आती है कहाँ पर उन्होंने प्रवेश करने की अनुमति, इनमें से किस स्थान पर पहली बार स्त्रियों को दी? तो श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में या कुशीनगर में? तो हमारा आंसर है बी, महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति महात्मा बुद्ध ने पहली बार वैशाली में दी थी। वैशाली में आनंद को कहा कि चलिए भाई आप तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति देता हूं। लेकिन उसी के साथ महात्मा बुद्ध ने एक और, या गौतम बुद्ध ने एक और स्टेटमेंट दिया, एक और उनका स्टेटमेंट था इसी समय, तो वो ये कि आनंद की मेरा मानना था कि ये धर्म 5000 साल चलता, ये धर्म जो है, धर्म मतलब बौद्ध धर्म जो है, ये 5000 साल चलेगा, लेकिन अब मेरा मानना है कि 500 साल, कि इसके जो अब मतलब बौद्ध धर्म जो है अब वो 500 साल तक ही चलेगा। तो ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट था महात्मा बुद्ध का। चलिए अब बात आती है वैशाली में महिलाओं को महात्मा बुद्ध ने वैशाली में प्रवेश बौद्ध भिक्षुणी के रूप में बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला तो गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति, यानी कि इनकी मौसी, माँ कह दीजिए, मौसी कह दीजिए। क्यों? क्योंकि माँ इसलिए क्योंकि इनकी माँ इनकी मौसी थी और इन्होंने ही इनकी पालन पोषण, इनकी नर्चरिंग की थी। ठीक, तो गौतमी प्रजापति पहली महिला थी जिन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया था।
ठीक। इसके बाद आम्रपाली वगैरह को, ये आम्रपाली एक नगर वधू थी, एक जो है उसको प्रवेश दिया गया। तो यहाँ से वैशाली से बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश करने की शुरुआत होगी और प्रवेश करने वाली, बौद्ध संघ में एंट्री करने वाली, बौद्ध मठ में एंट्री करने वाली पहली महिला जो थी वो थी गौतमी प्रजापति, महात्मा बुद्ध की या गौतम बुद्ध की मौसी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अनंत चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आता। तो पहली बात यह है कि अनंत चतुष्टय का कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है। तो भैया अनंत चतुष्टय का संबंध है जैनिज्म से, यानी कि अनंत चतुष्टय का जो कॉन्सेप्ट है ये किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। दूसरी बात है कि इनमें से कौन सा इसके अंतर्गत, अनंत चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आता। तो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन, अनंत ऐश्वर्य। तो हमारा आंसर है डी, अनंत ऐश्वर्य जो है वो किस में नहीं आता है। तो अनंत ऐश्वर्य जो है वो अनंत चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आता। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन नीति शास्त्र में मानव जीवन का परम श्रेय स्वीकार किया गया है। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि जैनिज्म का जैनिज्म का जो लिटरेचर है, जैनिज्म का जो साहित्य है, जैन धर्म की अवधारणा जो है उसका मूल तत्व क्या है, यानी कि उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, लास्ट में उसमें क्या माना गया है। तो इनमें से किसको, उसका जो है अंतिम एक तरह से कह दीजिए समरी क्या है उसकी। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो देखिए जैन नीति शास्त्र में मानव जीवन का परम श्रेय, यानी कि मानव को, व्यक्ति को, इंसान को क्या प्राप्त करना है। तो आंसर है डी, मोक्ष। ठीक। तो जैनिज्म में कहा गया है कि व्यक्ति का परम ध्येय, इंसान का, जीव का परम ध्येय जो है, परम श्रेय वो किसको प्राप्त करने में। तो परम श्रेय है मोक्ष प्राप्त करने में, कि प्रत्येक व्यक्ति को, जीव को मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। तो मोक्ष प्राप्ति के बिना जीव के पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। यानी कि जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया तो वो जो बताया गया है सनातन में या वैदिक धर्म में कि 84 लाख योनियां होती हैं, तो 84 लाख बार पृथ्वी पर आना है, तो उससे अगर बचना है तो क्या कर लो, तो मोक्ष प्राप्ति होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के, यानी कि अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। यानी कि गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने अपनी डेथ के बाद किसको बौद्ध मठों का, बौद्ध विहारों का या बौद्ध संघ का हेड अपॉइंट किया था। तो आंसर है ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली और डी नन ऑफ दीज। तो आंसर है डी, नन ऑफ दीज। महात्मा बुद्ध अपनी डेथ के बाद अपना सक्सीजर, अपना उत्तराधिकारी किसी को नॉमिनेट कर नहीं गए थे। यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपने बाद बौद्ध संघ या बौद्ध मठ का जो हेड कौन होगा, या बौद्ध मठ को या बौद्ध विहारों को कौन लीड करेगा, कौन डायरेक्ट करेगा, तो इस चीज के लिए उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया था। तो आंसर है हमारा कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज हम इसको अपनी जो है सीरीज को आज हम यहीं तक विराम देते हैं। और मेरा मानना है कि आपके लिए बहुत कुछ है इस सीरीज़ में, तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके लिए कितना फ्रूटफुल है ये सेशन। और बाकी रही लाइव सेशन आने की बात, कि हम लोगों ने आपसे पूछा है लाइव सेशन, तो लाइव सेशन हम लोग लेकर आएंगे और कोशिश है कि बहुत जल्दी लेकर आएँ। और इसी के साथ हम लोग जो है अब अपनी चीज़ों को लगातार आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, बहुत जल्दी। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, हम लोग एक बार फिर आपको ये बात जो है सजेस्ट कर रहे हैं, या आप लोगों को हम लोग एक बार फिर दोबारा से आप लोगों को बता रहे हैं कि ये जो भी सीरीज़ हम आपको बता रहे हैं या जो भी हम आपको समझा रहे हैं, जो भी हमारी सीरीज़ में जो क्वेश्चंस हैं या हमारा जो भी हम आपके सामने अपने प्रयासों को लेकर आ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं आपके लिए। तो आप लोग थोड़ा सा सीरियसली आप चीज़ों को कीजिए। और EVS वाला जो पोर्शन है उसको भी हम अल्टरनेट 3 डेज़ लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग अपना समर्थन लगातार बनाए रखिए और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।